बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सयाल, आप देख रहे हैं सयाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे वीकली अपडेट पे। काफ़ी न्यूज़ हैं रिलेटेड टू रियल एस्टेट के। एक तो जो बुरी खबर है, सबसे पहले वो बताऊँ आपको कि जो 3% उन्होंने बढ़ाया है रेशो इसकी शरह सूद की, ये बड़ा डेंजरस है। आज हम बातें करेंगे खुल के ताकि आपको आइडिया हो कि इस वक्त हम खड़े कहाँ पे। क्योंकि जब तक आपका शरह सूद कम नहीं होता, यानी कि आप ये कह लें कि 9% से आप 20 पे लेकर गए हैं, 11% शरह सूद जब बढ़ जाता है तो कंट्री में क्या सूरत हाल होती है। रियल एस्टेट सेक्टर इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप बैंक रेशो बढ़ाते हैं प्रॉफिट की, तो फिर आपका रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा डाउन होता है। ये पिछली गवर्नमेंट जब आई थी 2016 में, तब भी इन्होंने यही किया था और रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर काफ़ी दबाव आया था। अभी क्योंकि सूरत हाल मुख्तलिफ है, ओवरऑल डॉलर कंट्रोल में नहीं है। डॉलर आपको पता है आज़ाद है, तकरीबन कोई 290 प्लस में ट्रेड हो रही है डॉलर की, जो ओपन मार्केट में। और मेरे ख्याल में जो बैंक के है रेट, उसमें थोड़ा सा कमी होती है। बहरहाल बैंक के रेट पे भी मैं देखता हूँ कि एक दफ़ा मेरा आमना सामना हुआ है कि बैंक वाले भी कोई तामुन नहीं करते, आपको ब्लैक में परचेज करना पड़ता है। जब डॉलर आपका कंट्रोल से बाहर होता है तो सारे मामला फिर ख़राब हो जाते हैं। अभी रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर काफ़ी दबाव है। हम किसी सेक्टर को भी लेके बात करेंगे, इस सेक्टर में ये सूरत हाल है, क्योंकि ये सारी चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, पूरे फेजेस के ऊपर होता है, पूरे डीएचएस के ऊपर होता है, पूरे कंट्री के अंदर हो रहा है। इनके अभी आप सिचुएशन कंट्रोल नहीं है किसी के भी कि आप ये कह सकते हैं कि हम इस तरह इसको हैंडल कर लेंगे। फिलहाल हैंडल वाली बात कोई नहीं। हाँ, इसमें यह कि जेन्युइन कस्टमर के लिए फिर भी मार्केट में गुंजाइश होती है कि इस वक्त मार्केट में रेट नीचे आए हुए, वो अपने लिए परचेज करके रख सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो इस वीक में या पिछले वीक में जो गुजरा है, उसमें उस तरह की ट्रेड नहीं हो रही क्योंकि जेन्युइन कस्टमर, तो आपको पता है कि रेशो बहुत कम होती है, जिनके जेन्युइन कस्टमर का हम लगाते हैं कि 10% के ऊपर आप पूरी मार्केट नहीं चला सकते। फिलहाल मार्केट जो आप किसी भी डीएचए का अगर हम जिक्र करें, डीएचए लाहौर के अंदर जितने फेजेस हैं, डीएचए बहावलपुर है, डीएचए मुल्तान है, और भी डीएचए गुजरांवाला है, क्वेटा है, सब के ऊपर दबाव है। या बैरियर टाउन को ले लें, जिस सेक्टर के अंदर भी जिनकी ट्रेड होती थी रियल एस्टेट सेक्टर में, वहाँ पे यही सूरत हाल है कि कस्टमर जेन्युइन जो है वो काम करेगा, लेकिन इन्वेस्टर के लिए अभी कोई ऐसा ऐसा कोई ट्रेड उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं दिया गवर्नमेंट ने कि वो ट्रेड कर सके और उससे पैसे कमा सके। क्योंकि उन्होंने उसके मुतबादिल जो ज़राए थे, जिनके बैंक में अगर हम पैसे रखते हैं तो वो 20% पे लेके चले गए। ये सबसे डेंजरस है। और उसके अलावा टैक्सेस नहीं लगाए खैर, लेकिन उन्होंने टैक्स लगाने की कसर जो है वो उधर पूरी कर दी। इस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर फिलहाल दबाव के अंदर रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, इलेक्शन तक यही सूरत हाल रहेगी। और पंजाब में और केपीके में क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, और वैसे ये सूरत हाल दो बड़े सूबों के अंदर अगर इलेक्शन होगा तो मेरे ख्याल में उतनी ट्रेड नहीं होगी, थोड़ा हलचल होगी। क्योंकि पंजाब के अंदर आपको पता है कितनी तकरीबन कोई 350 के करीब सीट है, और पूरे पंजाब में हलचल होगी। पंजाब के अंदर होती है तो पूरे पंजाब के अंदर जितने डीएचएस हैं वो सारे ही थोड़ा स्लो मोशन रहेंगे। ऊपर से कोई अच्छा पैकेज नहीं है कि उनसे प्रमोट हो जाए बिजनेस। फिलहाल यही सूरत रहेगी। डीएचए पिशावर में भी दबाव रहेगा क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्शन होंगे। अगर हम बाकी ओवरऑल बात करते हैं पाकिस्तान में, तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई आइडियल सिचुएशन है रियल एस्टेट सेक्टर की। लेकिन फिर भी हम कुछ पॉकेट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि अगर हम उनमें जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के ऊपर काफ़ी दबाव है, क्योंकि डॉलर्स का रेट जब ऊपर जाता है, खुशी की बात ये है उनके लिए कि उनका पाकिस्तान में पैसा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब डी वैल्यू होता है, जिस तरह पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, $1 लाख अगर इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के अंदर, तो तब उनका रेट था 1 करोड़ 75 लाख में उनको पड़ता था। इनके यहाँ पे कोई चीज़ परचेज करते थे, $1 करोड़ उनका 1 करोड़ 75 लाख, $1 लाख उनका यहाँ पे 1 करोड़ 75 लाख बनता था। इस वक्त उनका 2.25 करोड़ बन रहा है, लेकिन उसका फायदा उस तरह नहीं है क्योंकि उनकी जो पहले इन्वेस्टमेंट थी वो डी वैल्यू हो चुकी है। क्योंकि उसकी वैल्यूज, अब जो प्लॉट्स हैं उनकी वैल्यूज तो बड़ी, हम समझ रहे हैं कि अगर 1 करोड़ 75 वाला प्लॉट 2 करोड़ पे चला गया है, ये 2.25 करोड़ पे चला गया, लेकिन उनकी अगर बेसिक देखें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उनको डॉलर के हिसाब से डी वैल्यू होना पड़ा।
تو یہ سچویشن ان کے لیے بھی آئیڈیل نہیں ہے. اور جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے اوورسیز پاکستانی ریونیو بہت کم بھیج رہے ہیں، اسپیشل ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر جو وہ انویسٹمنٹ کرتے تھے وہ بڑی ریشو کم ہوئی ہے. اس سے بھی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر اثر پڑا کہ پاکستان کے جو یوزر ہیں وہ تو ادھر ہی سرکولیٹ ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے مختلف جگہ ہیں کہ وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں. میں سب کے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کتنی کرنا چاہتے ہیں، تو لانگ ٹائم کے لیے کریں. آپ شارٹ ٹائم کی جو بھی انویسٹمنٹ کریں گے اس میں آپ کو پروفٹ نہیں آئے گا. لانگ ٹائم کے لیے فیز 10 آتا ہے، تو فیز 10 میں جو بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کی وہ سیو رہے گی. تو آج یہ ویکلی اپڈیٹ تھی، کوشش کی ہم نے آپ کو کچھ چیزیں بتانے کی، اور مزید انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اور نیکسٹ ویڈیوز جو ہماری آ رہی ہیں انشاءاللہ ویکلی ہم آپ کو کنڈیشنز بتاتے جائیں گے کہ کس کس فیز میں کیا صورتحال چل رہی ہے. تو انشاءاللہ 9 پرزم کے اوپر 7 کے اوپر یہ آن گراؤنڈ ویڈیوز ملتان کا بھی میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جانا ہے، تو وہاں کی بھی صورتحال آپ کے سامنے ہم ڈسکس کریں گے. ملتان میں آئی سیکٹر میں پوزیشن دیا بڑا زبردست، وہاں پہ موومنٹ ہے اور بھی ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے کر رہے ہیں. اس کے اوپر اتنا اثر نہیں پڑے گا کیونکہ نیا فیز ہے، اور نئے فیز میں جیسے بھی ڈیولپمنٹ کرتے جائیں گے بہتری آتی جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کو پروفٹ ہی آئے گا. تو آج کے لیے اجازت، نیکسٹ ملتے ہیں، اللہ حافظ.